नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे को समझने के लिए भी आवश्यक है। तो आइए बिना किसी देरी के इसे विस्तार से जानते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी से संबंधित है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तारित है और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये सिद्धांत सरकार को एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 36 भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है। यह अनुच्छेद राज्य शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करता है ताकि नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के संदर्भ में इसकी परिधि को समझा जा सके। संविधान के अनुसार इस भाग में राज्य की वही परिभाषा लागू होती है जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य में भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं तथा भारत के नियंत्रण या स्वामित्व वाली स्थानीय या अन्य प्राधिकरण संस्थाएं शामिल हैं। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नीति निदेशक तत्वों का अनुपालन केवल कार्यपालिका या विधायिका तक सीमित न रहकर उन सभी संस्थाओं तक फैले जो राज्य के रूप में कार्य करती है। नीति निदेशक तत्व स्वयं में न्यायोचित नहीं होते, लेकिन इनका उद्देश्य शासन की दिशा निर्धारित करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक बनना है। चूंकि अनुच्छेद 36 यह स्पष्ट करता है कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी केवल केंद्र और राज्य सरकारों की नहीं, बल्कि अन्य शासकीय संस्थाओं की भी है, इसलिए यह व्यापक प्रशासनिक दायित्व की स्थापना करता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक तत्वों को इस तरह तैयार किया कि वे शासन की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के आधार बने, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि नीति निदेशक तत्वों का पालन सभी सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाए। इस अनुच्छेद के माध्यम से भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को बल मिलता है और यह राज्य को समाजवादी, समतावादी और न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर प्रेरित करता है। अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 37 में नीति निदेशक तत्वों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है। यह राज्य को इन्हें शासन के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में अपनाने का निर्देश देता है, लेकिन इन्हें न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं माना गया है। हालांकि इन्हें सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। संविधान निर्माताओं ने इन्हें मूल अधिकारों के समकक्ष नहीं रखा, क्योंकि मूल अधिकार न्यायालयों में प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निदेशक तत्व केवल सरकार के लिए दिशा निर्देशक है। हालांकि न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि इन्हें पूरी तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता और सरकार को इनके अनुरूप नीतियां बनानी चाहिए। यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, नागरिकों के कल्याण, मजदूरों के हितों की रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करे। इनका उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में परिवर्तित करना भी है। यद्यपि नीति निदेशक तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी वे संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। विधायिका और कार्यपालिका को इन्हें लागू करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि समाज में न्याय और समानता स्थापित हो सके। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह समाज में कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करे
और असमानताओं को कम करे। इसे संविधान के भाग 4 के तहत शामिल किया गया था और बाद में इसमें 54वें संविधान संशोधन अधिनियम 87 के तहत बदलाव किए गए। सामाजिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 38(1) के अनुसार राज्य को समाज में सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित की जाए। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहां नागरिकों के बीच कोई भेदभाव न हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। असमानताओं को कम करने का प्रावधान अनुच्छेद 38(2) अंक 4 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 38(2) को जोड़ा गया, जिसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह व्यक्ति, समूहों या विभिन्न क्षेत्रों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे। ये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को दूर करने पर विशेष जोर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि अनुच्छेद 38 को नीति निर्माण में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा जाना चाहिए और राज्य को कल्याणकारी योजनाएं बनाते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद 38 यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय समाज में कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक असमानता का शिकार न हो। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 39 नागरिकों के लिए नीति निदेशक तत्व राज्य को यह निर्देश देता है कि वह समाज और अर्थव्यवस्था को इस प्रकार संचालित करे कि देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय, समानता और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति सुनिश्चित हो। अनुच्छेद ए पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को जीवन यापन के लिए उचित साधन उपलब्ध हों और महिलाओं तथा पुरुषों को समान अवसर प्राप्त हो। बी संपत्ति और उत्पादन के साधनों का समान वितरण। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की संपत्ति और उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों या वर्गों के हाथों में केंद्रित न हों, बल्कि उनका न्याय संगत वितरण हो। सी व्यक्तिगत संपत्ति और उत्पादन के नियंत्रण पर राज्य का प्रभाव। राज्य को आर्थिक संसाधनों और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार प्रबंधन करना चाहिए कि वे आम जनता के हित में कार्य करें और शोषण का माध्यम न बने। डी श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियां। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह काम करने वालों को न्यायपूर्ण और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां प्रदान करे और उनकी आजीविका के अधिकारों की रक्षा करे। ई बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को शोषण से बचाया जाए, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जाए और उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान किए जाए। एफ न्याय और अवसरों की समानता। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार और जीवन के अन्य अवसर प्राप्त हों, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अन्याय का शिकार न हो। संशोधन अमेंडमेंट्स एवं न्यायिक व्याख्याएं। 1 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इस संशोधन ने अनुच्छेद 43 में एफ उपबंध को जोड़ा, जिससे बच्चों के संपूर्ण विकास और उनके अधिकारों की रक्षा को अधिक प्रभावी बनाया गया। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों को संगठित करने का प्रयास करे और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करे जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। इस अनुच्छेद के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने की परिकल्पना की गई है। ग्राम पंचायतों की स्थापना करने, उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान करने और स्थानीय शासन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का दायित्व सौंपा गया है। यह स्वायत्त शासन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान त्वरित और प्रभावी रूप से हो सके। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 243 प्रावधान जोड़े गए, जिनमें पंचायतों की संरचना, शक्तियां और दायित्वों को स्पष्ट किया गया। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत ग्राम, तालुका
और जिला स्तर पर पंचायतें स्थापित की गईं और प्रत्येक पंचायत के कार्यकाल को 5 वर्ष तक सीमित किया गया। ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास योजनाएं बनाने और लागू करने, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्य करने का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूलने और वित्तीय संसाधन जुटाने की शक्ति भी प्रदान की गई। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समय समय पर सिफारिशें करता है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 41। यह राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अनुसार नागरिकों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करे। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लागू होता है जो बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता या अन्य किसी अक्षमता के कारण सहायता की आवश्यकता रखते हैं। साथ ही अनाथों के लिए भी सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने की बात करता है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देना है। यह राज्य को कल्याणकारी सरकार के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए निर्देश न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में इसका प्रभाव दिखाई देना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने मनरेगा, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना जैसी योजनाएं लागू की हैं, जो नागरिकों को आर्थिक सहायता और रोजगार प्रदान करने में सहायक है। आइए अब हम सब अनुच्छेद 42 की बात करते हैं। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य प्रसूति सहायता तथा मानवतापूर्ण कार्यस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करने का प्रयास करेगा। इसमें मानवतापूर्ण कार्यस्थितियां, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां प्राप्त हों। प्रसूति सहायता, महिलाओं को प्रसव के समय उचित अवकाश और सहायता मिले ताकि वे अपने स्वास्थ्य और नवजात शिशु की देखभाल कर सकें। सामाजिक न्याय, यह प्रावधान श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। कल्याणकारी राज्य, अनुच्छेद 42 का उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना करना है जो नागरिकों की भलाई और कल्याण को प्राथमिकता देता है। सरकारों में कई बदलाव हुए और जो अनुच्छेद 42 में भी महत्वपूर्ण योजनाएं और कानून के रूप में दिखाई देते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 महिलाओं को प्रसूति अवकाश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 श्रमिकों की कार्यस्थितियों में सुधार सुनिश्चित करने के लिए। ईएसआई एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस योजना स्वास्थ्य बीमा और प्रसूति लाभ प्रदान करने के लिए। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इस अधिनियम के तहत गर्भवती महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। वेतन सहित अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं और प्रसव से जुड़ी सहायता दी जाती है। यह अधिनियम संगठित क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर और कुपोषण को कम करना है। आंगनवाड़ी सेवाएं ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और परामर्श दिया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC, इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को मुफ्त चिकित्सा सहायता और मातृत्व लाभ मिलता है। प्रसूति के समय वेतन का 100% भुगतान भी किया जाता है। राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना NIMBS गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाली गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए प्रदान की जाती है।
आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 43 भारतीय राज्य को श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि सभी श्रमिकों को एक ऐसा जीवन स्तर प्राप्त हो जो उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाए। इसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाना चाहिए जिससे श्रमिकों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। विशेष रूप से सहकारी आधार पर संगठित कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके और स्थानीय रोजगार के अवसरों का सृजन हो। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहां श्रमिकों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिले बल्कि वे सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन भी जी सकें। इस प्रावधान के पीछे मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करना है। यह अनुच्छेद श्रमिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए राज्य को आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अनुच्छेद 43 का क भारतीय संविधान में राज्य को श्रमिकों के लिए उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है। यह राज्य को कुटीर उद्योगों को सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करने और श्रमिकों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश करता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 43 का ख भारतीय संविधान में 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह स्वायत्तता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पेशेवर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करे। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को सशक्त बनाना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलती है और समाज के कमजोर वर्गों को स्वावलंबी बनने का अवसर मिलता है। सरकार ने अनुच्छेद 43 की भावना के अनुरूप कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी लागू की गई है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 44। यह अनुच्छेद भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना की बात करता है। इसके अनुसार राज्य का यह प्रयास रहेगा कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान कानून व्यवस्था स्थापित करना है, ताकि नागरिकों के बीच समानता और एकरूपता बनी रहे। हालांकि यह अनुच्छेद केवल एक नीति निर्देशक तत्व है और इसे लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। अब तक भारत में समान नागरिक संहिता पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, लेकिन गोवा राज्य में इसका कुछ अंश लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय प्रदान करना है। अनुच्छेद 44 सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और धर्म के आधार पर कानूनी विभाजन को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना और संपत्ति जैसे मामलों में समान नियमों की बात करता है, जिससे कानूनी एकरूपता और न्याय सुनिश्चित हो सके। हालांकि यह एक निर्देशात्मक प्रावधान है, इसलिए इसे लागू करना सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। समान नागरिक संहिता की चर्चा समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय रही है, क्योंकि इससे धर्मनिरपेक्षता और नागरिक अधिकारों को सशक्त करने की संभावनाएं जुड़ी है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 45 प्रारंभ में यह निर्देश देता था कि राज्य 6 वर्ष से कम
आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। हालांकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया और अब यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करता है। इस संशोधन के बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 45 अब केवल 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि राज्य को इन वर्गों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना चाहिए। यह अनुच्छेद शिक्षा और आर्थिक सहायता के माध्यम से इन वर्गों को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं और आरक्षण नीति लागू करती है, जिससे कि सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिल सके। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य को नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और पोषण स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही यह अनुच्छेद नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के उपभोग को प्रतिबंधित करने की बात करता है, क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसी दिशा में सरकार शराबबंदी, तंबाकू नियंत्रण और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करती है, ताकि नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके और उनका जीवन स्तर सुधरे। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 48 में राज्य को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह अनुच्छेद इस बात पर जोर देता है कि राज्य को संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ ही साथ पशु क्रूरता को रोकने के लिए भी उपाय करने चाहिए। इसके अंतर्गत राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये क्षेत्र समाज के लिए अधिक लाभकारी बन सके। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए राज्य को एक विशेष कर्तव्य सौंपा गया है। इसके तहत राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्यावरण की रक्षा की जाए, प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। राज्य को वन्य जीवन की रक्षा, वनों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। आगे हम जानेंगे अनुच्छेद 49 के तहत राज्य को उन स्मारकों और वस्तुओं की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया है जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। भारत एक प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का धनी देश है और यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि ऐतिहासिक स्थल, मूर्तियां और अन्य सांस्कृतिक संपत्ति नष्ट या अपवित्र न हो। यह भारतीय संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां इन ऐतिहासिक धरोहरों का अध्ययन कर सकें और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आगे हम जानेंगे अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे और वह कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इसका उद्देश्य यह है कि न्यायपालिका का कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी हो और वह किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर न्यायिक प्रक्रिया को सही तरीके से लागू कर सके। यह भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक स्वतंत्रता की बुनियाद को मजबूत करता है और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को बचाता है। आगे हम जानेंगे अनुच्छेद 51 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति,
सुरक्षा और सहयोग के लिए काम करने का निर्देश दिया गया है। यह अनुच्छेद वैश्विक स्तर पर भारत के दायित्वों को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत अपने विदेश नीति में शांति, सहनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करे। यह अनुच्छेद देशों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने और युद्धों और संघर्षों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण उपायों को प्रोत्साहित करने पर जोर देता है। इसके अंतर्गत भारत को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सकारात्मक योगदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन अनुच्छेदों का समग्र उद्देश्य यह है कि भारतीय राज्य समाज की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी से कार्य करे और एक समग्र, न्यायपूर्ण और संतुलित समाज की दिशा में अग्रसर हो। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नींव का काम करते हैं और राज्य को उसके कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार ठहराते हैं।